नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कंटिन्यू करते हैं हमारे डिस्कशन को, जिसको हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था। सेट 9 पे हमने इकोनॉमी को छोड़ा था और अब हम सेट 10 पे पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं, ये बेसिकली हमारा चल रहा है यूपीएससी का क्रैश कोर्स, और इस क्रैश कोर्स में बेसिकली हम कवर कर रहे हैं करंट अफेयर्स पिछले एक साल के, स्टार्टिंग फ्रॉम जून 2019 से लेकर के हम कवर कर रहे हैं अप टिल अगस्त 2020 तक। और ऑलरेडी हमने फरवरी 2020 तक के करंट अफेयर्स को पूरा कर लिया है। उसमें हम कंटिन्यू कर रहे थे मार्च, अप्रैल, मई के करंट अफेयर्स के साथ 2020 तक के। ठीक है, 3 महीने के करंट अफेयर्स हैं। इसमें हमने एक सेट ऑलरेडी निकाल दिया है, सेट 9। ये है आपका सेट 10। सो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और यदि आपको इसकी पुरानी वीडियोस देखनी है, इसके लिए एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई गई है जो कि स्टडी आईक्यू के ही द्वारा बनाई गई है। नीचे जाइए, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा या फिर पहले कमेंट में आपको उसका लिंक मिल सकता है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप के ऊपर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस को आसान बनाने के लिए कई सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। इसमें से कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो कि मैंने पर्सनली तैयार किए हैं, विच इंक्लूड 1000 MCQs हिस्ट्री, 1000 MCQs पॉलिटी, प्लस यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स की डिस्कशन का कोर्स। सो ये वाला जो बेसिकली आपका कोर्स है, ये पास्ट ईयर पेपर्स का कोर्स है, जहाँ पे हमने 10 साल के पेपर्स को सॉल्व किया गया है। और ये वाले जो ऊपर के 2 कोर्सेज हैं, ये आपकी स्टैटिक नॉलेज को काफ़ी ज़्यादा आसान बना सकते हैं। ठीक है, सो जल्दी से जाइए ऐप के ऊपर और अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कोर्सेज को देखिए और उनको बाय कीजिएगा। राइट, सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम एक सवाल के साथ स्टार्ट करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स एफडीआई इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया? चिट फंड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगरेट्स, एटॉमिक एनर्जी। 1 and 2, 1 and 3, 1, 2 and 3, 2 and 3। सही जवाब है 1, 2 and 3। इन तीनों क्षेत्रों में एफडीआई का निवेश यहाँ पे बेसिकली प्रतिबंध लगाया गया है भारत सरकार के द्वारा कि इन तीनों क्षेत्रों में एफडीआई का निवेश नहीं हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ पे इसकी बात क्यों कर रहे हैं वो जान लेते हैं। ड्यूरिंग द लॉकडाउन, मार्च 24 के बाद जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो अप्रैल 25 को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नीति लाई गई थी। एफडीआई की नीति में बेसिकली बहुत बड़े बड़े बदलाव लाए गए थे। ठीक है, और यहाँ पर बदलाव क्यों लाए गए थे आपको मैं ब्रीफ स्टोरी बता देता हूँ। कई सारी ऐसी कंपनियाँ थी जो कि वल्नरेबल हो चुकी थी। ठीक है, जो कि बहुत बड़े जोखिम उठा रही थी, बिकॉज वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रही थी ड्यू टू द लॉकडाउन, क्योंकि बिजनेस वाज नॉट एज गुड एज इट वाज प्रीवियसली, जिसकी वजह से उनको काफ़ी सारी तकलीफ़ें यहाँ पे सहनी पड़ रही थी। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे निवेश करने वाले कई सारे बेसिकली बाहर से लोग आए, जिसमें चाइना की कई सारी कंपनीज ऐसी थी जो कि भारत की कंपनीज में निवेश कर रही थी। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस, कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारी बाहर की कंपनियां भारत की कंपनियों में निवेश कर दें और ओनरशिप बाहर की कंपनियों की बढ़ जाए, ऐसे केसेस को कम करने के लिए बेसिकली एफडीआई की पॉलिसी में कुछ बदलाव किए गए थे। ये मेन आइडिया था एफडीआई की पॉलिसी में यहाँ पे बदलाव करने का। सो जो नई पॉलिसी थी, ये इंडिया के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा रिवाइज की गई थी। ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, यानी कि वाणिज्य और उद्योग वाले मंत्रालय के अंडर ये डिपार्टमेंट आता है। और क्यों लाई गई थी? इन ऑर्डर टू कर्ब द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेडेटरी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। प्रेडेटरी फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि ऐसा विदेशी निवेश जो कि हमारी कंपनीज को नुकसान पहुंचा सकता है, जो कि कोविड-19 की वजह से जो हमारी भारतीय कंपनीज थी जो कि परेशान हुई थी, कहीं उनके वित्तीय संकट का गलत फ़ायदा ना उठा लें ये बाहर वाली कंपनीज। आई होप आपको आइडिया समझ आया कि ये मेन रीज़न था यहाँ पर एफडीआई पॉलिसी को रिवाइज करने का, नई एफडीआई पॉलिसी को यहाँ पर पेश करने का। अगर हम बात करें बेसिकली संशोधन के पहले और संशोधन के बाद क्या क्या इसमें बदलाव आए गए, तो देखिए बेसिकली आपको जानना है कि आफ्टर द अमेंडमेंट क्या हुआ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर क्या था कि बिफोर अमेंडमेंट जो प्रेजेंट पॉलिसी थी वो ये स्टेट करती है कि एक नॉन रेजिडेंट एंटिटी कैन इन्वेस्ट इन इंडिया सब्जेक्ट टू द एफडीआई पॉलिसी एक्सेप्ट इन दो सेक्टर्स विच आर प्रोहिबिटेड। ठीक है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट एंटिटी है, यानी कि कोई ऐसी कंपनी है जो कि भारत में लोकेटेड नहीं है, ठीक है, बाहर में लोकेटेड है, वो यहाँ पे निवेश कर सकती है उन सभी क्षेत्रों में एक्सेप्ट ओनली इन दो सेक्टर्स जहाँ पे एफडीआई पॉलिसी बेसिकली प्रोहिबिटेड है। इस केस में चेंज क्या किया गया? The amended policy states that an entity of a country which shares a land border
with India or where the beneficial owner of investment into India is situated in or is a citizen of any such country can invest only under the government route. अब देखिए ये बेसिकली जो बदलाव है ये इसके संदर्भ में हुआ है। पहले क्या था, यही जो चीज़ मैं आपको बोल रहा था, संशोधन के पहले की बात कर रहा हूँ कि नॉन रेजिडेंट एंटिटी है वो भारत में निवेश कर सकती है प्रोवाइडेड सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, सर्टन शर्तें हैं, अगर वो पूरी होती हैं तो भारत में निवेश कर सकती है। इसी में एक और प्रावधान था, A citizen of Bangladesh and Pakistan or an entity registered in both countries can only invest under the government route. यहाँ पर केवल इन दो देशों को लेकर, बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर, अगर वहाँ का कोई सिटीज़न है या वहाँ की कोई कंपनी है वो भारत में निवेश केवल एक ही रूट के अंदर कर सकती है, दैट इज़ द गवर्नमेंट रूट। दो तरह के रूट्स होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक रूट और एक होता है गवर्नमेंट रूट। ठीक है, ऑटोमेटिक रूट में यहाँ पे अलाउड नहीं था, गवर्नमेंट रूट के थ्रू ही यहाँ पे अलाउड था, यानी कि उस पूरी चीज़ का निरीक्षण किया जाएगा सरकार के द्वारा, उसी के बाद आपको एफडीआई निवेश करने का यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा। अब ये चेंज करके बांग्लादेश और पाकिस्तान के दायरे को बढ़ाते हुए कोई भी ऐसी कंट्री जो कि हमारे साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है, यानी कि नेपाल हो, चाइना हो, इन सभी कंट्रीज़ का यहाँ पर जो है वो केवल और केवल गवर्नमेंट रूट के अंडर ही निवेश कर पाएंगी। इससे सबसे बड़ा झटका किसको लगेगा? चाइनीज़ कंपनीज़ को, क्योंकि चाइनीज़ कंपनीज़ भारत में बहुत ज़्यादा हद तक निवेश करती थी। यही सबसे बड़ा इसका मेन पॉइंट है, आप कह सकते हैं इसका प्रमुख विशेषताएं हैं जो कि ये एफडीआई पॉलिसी में बदलाव लाया गया है। यही चीज़ आपको याद करनी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये फीचर, विच शेयर्स द लैंड बॉर्डर वाली बात को याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा फॉर पाकिस्तान सेक्टर्स एक्टिविटीज सच एज डिफेंस, स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी आर प्रोहिबिटेड फॉर इन्वेस्टमेंट इन एडिशन टू सेक्टर्स एक्टिविटीज ऑलरेडी प्रोहिबिटेड। सो पाकिस्तान के लिए डिफेंस, स्पेस और एटॉमिक एनर्जी में भी यहाँ पर एफडीआई अलाउड नहीं है। और यहाँ पर द अमेंडमेंट ऑल्सो स्टेट्स दैट द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ एन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर एफडीआई इन एन एंटिटी इन इंडिया directly or indirectly resulting in the beneficial ownership falling within the restrictions imposed by the above rule will also require government approval। ये चीज़ का मतलब क्या है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि ये, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि मान लीजिए कोई इंसान है जो कि वैसे तो यूएस का सिटीज़न है लेकिन वो कंपनी चलाता है चाइना में जाकर। ठीक है, तो यहाँ पर वो इंसान, अब ये वाली कंपनी जो चाइना में वो कंपनी चला रहा है, वो वाली कंपनी ने भारत में निवेश किया और इतना ज़्यादा निवेश कर दिया कि उसकी जो ओनरशिप है वो बेनिफिशियल ओनरशिप बन चुकी है। ठीक है, तो वो वाले इंसान के ऊपर भी ये वाला रूल लागू होगा, गवर्नमेंट रूट के तहत ही उसको यहाँ पर निगरानी रखी जाएगी उसके ऊपर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये पार्ट, आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, केवल इतनी चीज़ को याद रखिए, पाकिस्तान बांग्लादेश के दायरे को और बढ़ाते हुए अब ये कर दिया है कि कोई भी ऐसी कंट्री जो कि हमारे साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है वो यहाँ पे इंक्लूड की जाएगी, गवर्नमेंट रूट के अंडर उसको लाया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ बेसिक्स की, गवर्नमेंट रूट और ऑटोमेटिक रूट में फ़र्क क्या होता है, तो गवर्नमेंट रूट बेसिकली वो होता है फॉरेन इन्वेस्टर हैज़ टू टेक द प्रायर अप्रूवल ऑफ रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे अनुमति लेनी पड़ती है आपको उस पर्टिकुलर विभाग से या मंत्रालय से, जब वो अनुमति मिल जाती है तभी जाके आप निवेश कर सकते हैं। ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है, इन्वेस्टर हैज़ टू जस्ट इन्फॉर्म द आरबीआई दैट द इन्वेस्टमेंट इज़ मेड। आपको यहाँ पे अनुमति या फिर बेसिकली रिक्वेस्ट नहीं डालनी पड़ती, आपने निवेश कर दिया, उसके बाद आरबीआई को केवल सूचना आपको देनी है कि जी हाँ मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, दैट्स ऑल। इसके अलावा एक तीसरा प्रावधान है, कोई भी प्रपोजल हो जिसमें आपकी एफडीआई 50 बिलियन को एक्सीड करती है, ठीक है, उसको आपको कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के सामने पेश करना ही पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्टर और ऑफ द कंट्री। यानी कि अब देखिए सेक्टर दो तरह के बटे हुए हैं। सेक्टर्स बेसिकली, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे ऑटोमेटिक रूट अलाउड है और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट रूट अलाउड है। सो सेक्टर भले कोई भी हो, लेकिन अगर आपकी एफडीआई 50 बिलियन से ज़्यादा है, उस केस में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इस चीज़ का रिव्यू करेगी, भले कोई भी सेक्टर हो, भले किसी भी देश से आ रहा हो। ठीक है, ये तीसरा प्रावधान है, ये 50 बिलियन की रकम को याद रखिएगा। इसके अलावा ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर एफडीआई के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, सो ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉटरी बिजनेस, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार्स, शेरूट्स, सिगारिलोज एंड सिगरेट्स, गैम्बलिंग एंड बेटिंग, चिट फंड्स, निधि कंपनी, रियल एस्टेट बिजनेस एक्सक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन एंड REITs एंड सेक्टर्स विच आर नॉट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट सच एज एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ऑपरेशंस वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों में भी अलाउड नहीं है। ठीक है, ये सब जो सेक्टर्स हैं यहाँ पे एफडीआई प्रोहिबिटेड है। ये बहुत ही अच्छा सवाल बनता है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके अंडर एफडीआई अलाउड नहीं है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, और ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, नेगेटिव ऑयल प्राइस। यानी कि यहाँ पर जो ऑयल प्राइस था
वो हो चुका था नेगेटिव। कहने का मतलब अगर आप ऑयल ख़रीदते हैं, क्रूड ऑयल ख़रीदते हैं, तो आप जब एक ऑयल का बेसिकली ड्रम खरीदेंगे तो साथ में वो आपको पैसा भी देंगे, ठीक है, ये मतलब था। और ये जो नेगेटिव ऑयल प्राइस था ये बेसिकली पहली बार हुआ था, क्रिएटेड हिस्ट्री ऑन 22 अप्रैल 2020 व्हेन प्राइसेस ऑफ वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फेल टू -$40.32 अ बैरल, ठीक है। जो आपका बैरल है या फिर जो ड्रम बोल देते हैं हम, इसका जो प्राइस हो चुका था -$40 के आसपास हो चुका था इन न्यूयॉर्क, विच इज़ द लोवेस्ट क्रूड ऑयल प्राइस एवर नोन। दुनिया में इतना कम क्रूड ऑयल प्राइस कभी भी नहीं हुआ। कहने का मतलब यदि आप एक बायर हैं और आप जाके ऑयल ख़रीदते हैं, एक बैरल ख़रीदते हैं, तो बैरल के साथ साथ में आपको पैसा भी दिया जाएगा। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज। अब ये हुआ क्यों था इसको समझ लेते हैं, ठीक है। और इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि इस भारत की जो क्रूड ऑयल प्रोफाइल है वो कहाँ पे स्टैंड करती है, वो हमारे लिए ज़्यादा रेलिवेंट है। ये तो केवल एक फिनोमेना था, यानी कि एक इवेंट था जो कि आपको समझना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। द फॉल इन प्राइसेस वॉज ट्रिगर्ड बाय द एक्सपायरी ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड, ठीक है। एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसकी एक्सपायरी हो गई थी, जिसकी वजह से जो प्राइस था वो नेगेटिव में चला गया था। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं इसकी बात भी आपके साथ में करूँगा। पहले हम समझ लेते हैं ग्लोबल प्राइसेस किस तरीके से यहाँ पे डिटरमाइन किए जाते हैं। देखिए, क्रूड ऑयल इज़ वेरी सिमिलर टू कोई भी और कमोडिटी, कोई भी और चीज़ हो। आप मान लीजिए आज की डेट में आप मार्केट में कुछ भी खरीदने जाते हैं तो हो सकता है कल को उस चीज़ का प्राइस बढ़ जाए, हो सकता है कल को उस चीज़ का प्राइस कम हो जाए, राइट। इसे कहते हैं हम डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है क्रूड ऑयल। जैसे मान लीजिए आज की डेट में हम कोविड-19 के टाइम पे, आपको मालूम होगा पहले जब मास्क बहुत ज़्यादा कमी पड़ गई थी तो मास्क का प्राइस एकदम से बढ़ने लगा। जो वेंडर्स थे वो जो मास्क शायद कोविड-19 के पहले वो 50 रुपये का बेचते, वही वाला मास्क वो फिर 75 का, कुछ वेंडर्स इवन 100 का बेच रहे थे, राइट। सिमिलरली हैंड सैनिटाइजर्स के साथ ऐसा हुआ। सो ऐसा होना पॉसिबल है। क्यों? इसे हम कहते हैं मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस के अनुसार ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल है। डिमांड और सप्लाई जो है यहाँ पर अफेक्ट करती है किसी भी चीज़ के प्राइस को। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। अब सिमिलरली क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी इसी तरीके से डिटरमाइन किए जाते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़े इनके डिमांड जनरेट करने वाले कौन से इकोनॉमीज़ हैं? ऑब्वियसली ग्रोइंग इकोनॉमीज़ या फिर इमर्जिंग इकोनॉमीज़, फॉर एग्जांपल इंडिया, फॉर एग्जांपल चाइना, फॉर एग्जांपल ब्राज़ील, फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका, फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल टर्की, फॉर एग्जांपल मेक्सिको। ये सब ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है ऑयल की, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड सप्लाई कौन कंट्रोल करता है? सप्लाई कंट्रोल करता है ओपेक, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ठीक है। ओपेक कंट्रोल करता है सप्लाई को। कहने का मतलब ये डिमांड सप्लाई का जो बेसिकली स्टेबिलिटी है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? दो चीज़ों के ऊपर। एक तो ग्लोबल डिमांड ऑफ द ऑयल और दूसरा एबिलिटी ऑफ द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज टू एक्ट इन कंसॉर्ट फॉर मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज। अब ड्यूरिंग कोविड-19 क्या हुआ? आपकी ग्लोबल डिमांड सडनली डिप कर गई। क्यों डिप कर गई? क्योंकि विश्व भर में लॉकडाउन्स लगाए गए थे। विश्व भर में, इनफैक्ट इंडिया ने लगाया था देशव्यापी लॉकडाउन, वैसे ही दुनिया भर में लॉकडाउन्स लगाए गए थे। तो ऑब्वियसली आवाजाही कम हो चुकी थी और डिमांड ऑफ ऑयल यहाँ पे गिर गई थी, जिसकी वजह से डिमांड कम हुई। सो सडनली सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड कम हुई, तो यहाँ पे ऑयल का जो प्राइस था वो क्रैश कर गया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या चीज़ है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को भी आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में समझने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है? बेसिकली रिस्क कवर करने का एक तरीका है, जोखिम को कम करने का एक तरीका है, एक प्रक्रिया है जो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में अपनाई जाती है। केवल इतना ही अगर आप समझ लेते हैं तो काफ़ी सफिशिएंट है। कहने का मतलब अगर आपको एक उदाहरण से समझाऊं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी चलाते हैं, ठीक है, आप एक फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री चलाते हैं और यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है दूध की, आपको मिल्क की ज़रूरत पड़ती है। आज की डेट में जो डेयरी आपको मिल्क सप्लाई करती है वो मिल्क सप्लाई करती है 20 रुपये प्रति लीटर, जस्ट एज एन एग्जांपल। कल को मान लीजिए मिल्क की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उस केस में जो मिल्क का दाम है वो हो जाएगा 10 रुपये प्रति लीटर।
तो जो आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री थी, जो आज की डेट में मिल्क 20 रुपये प्रति लीटर पे एक्वायर कर रही थी, जब ये 10 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा तो आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन नुकसान किसको होगा? नुकसान होगा इस डेयरी को। क्यों? क्योंकि जिसको पहले 20 रुपये मिल रहे थे उसको आज मिल रहे हैं 10 रुपये। अब सिमिलरली मान लीजिए यहाँ पर कल को ड्यू टू सम रीज़न यहाँ पे जो सप्लाई है मिल्क की वो कम हो जाती है और इसका प्राइस हो गया 30 रुपीज़ पर लीटर। इस केस में नुकसान किसको होगा? आपको नुकसान होगा जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चलाता है, लेकिन डेयरी वाले को फ़ायदा होगा। जिसको 20 मिल रहे थे उसको आज 30 मिलेंगे। कहने का मतलब प्राइस फ्लक्चुएट कर सकता है ड्यू टू सम और दी अदर रीज़न, किसी भी कारण की वजह से यहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएट कर सकता है। इस प्राइस फ्लक्चुएशन को आप कंट्रोल करने के लिए ये दोनों लोगों ने, जो एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चला रहा है और जो मिल्क प्रोडक्शन वाली डेयरी है, ठीक है, इन दोनों ने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जी इतने लंबे समय तक हम प्राइस को सेम रखेंगे। अगर 20 रुपये पर लीटर प्राइस आज है तो हम अगले 1 साल तक 20 रुपये पर लीटर ही प्राइस को रखेंगे। ठीक है, अब ये मेन फंडा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का, जिसके चलते प्राइस का जो रिस्क होता है उसको कवर करने की पूरी कोशिश की जाती है। यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव ऑयल प्राइस कैसे हुआ? ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे WTI क्रूड के, ये एक्सपायर हो चुके थे, इनकी डेट यहाँ पे ख़त्म हो गई थी, नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनाए गए। जब नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनाए गए तब पिक्चर में आ गया आपका डिमांड सप्लाई वाला मार्केट फोर्सेस। जब आपने नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बना पाए और डिमांड सप्लाई ऑब्वियसली यहाँ पे पूरी की पूरी तरीके से बिगड़ चुकी थी ड्यू टू कोविड-19, इसकी वजह से यहाँ पर प्राइस चला गया नेगेटिव में। सो जो आपका फिक्स प्राइस था वो फिक्स प्राइस नहीं रहा, अब प्राइस डिटरमाइन किया जाएगा डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से प्राइस हो गया नेगेटिव। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर। अब हम बात करते हैं इंडिया की क्रूड ऑयल प्रोफाइल की। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद करने होंगे। इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑयल है। आई एम राइटिंग R फॉर रिमेंबर, प्लीज़ इसको याद रखिएगा। ठीक है, दुनिया का 4th लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनर है एंड नेट एक्सपोर्टर ऑफ रिफाइंड प्रोडक्ट्स है, इसको भी याद रखिएगा। वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर, 4th लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनर। हमारी जो ऑयल कंजम्पशन है वो धीरे धीरे चाइना को सरपास कर देगी इन द मिड 2020s, यानी कि हमारी जो डिमांड है वो चाइना को क्रॉस कर देगी और हमारी जो डिमांड है ये डबल हो जाएगी 2040 तक। इंडिया बेसिकली जो हमारी ऑयल की डिमांड है पूरी कैसे करते हैं? हम डिमांड पूरी करते हैं आयात से, यानी कि हम डिमांड इसको इंपोर्ट से पूरी करते हैं। भले वो क्रूड ऑयल हो, भले वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस हो, इन सभी चीज़ों की हम डिमांड पूरी करते हैं आयात से। 80% हमारी जो निर्भरता है वो आयात के ऊपर है, यानी कि इंपोर्ट्स के ऊपर है फॉर क्रूड ऑयल, और 45% हमारी जो निर्भरता है वो नेचुरल गैस या फिर LNG के केस में है। अगर हम क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर्स की बात करें, यानी कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जो कि हमें सबसे ज़्यादा ऑयल बेचते हैं, सबसे टॉप पे आता है इराक, फिर आता है सऊदी अरेबिया, फिर आता है ईरान, फिर नाइजीरिया एंड देन फाइनली UAE। सो बेसिकली 4 आपकी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं और एक आपकी अफ्रीकन कंट्री है जो कि आपको क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें क्रूड प्राइसिंग मैकेनिज्म इन इंडिया की, बहुत ही ब्रीफली आपको बताना चाहूँगा। देखिए, हमारे इंडिया में क्रूड ऑयल प्राइसिंग को लेकर कई सारे विवाद होते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि जब आपका प्राइस इतना कम हो चुका है, जब ऑयल का प्राइस नेगेटिव जा रहा है, तो भारत में ऑयल का प्राइस क्यों बढ़ रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि जो दुनिया भर में प्राइस चल रहे हैं उसकी वजह से वो प्राइसेस इंडिया में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं? सो बेसिकली अगर आप देखें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दी APM वॉज एस्टैब्लिश्ड फॉर क्रूड प्राइसिंग। ठीक है, शुरू में हमने APM एस्टैब्लिश किया था, जिसको कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग मैकेनिज्म। ये जो टर्म है आपने शायद इकोनॉमिक्स में सुनी होगी, इन द केस ऑफ फूड सेक्टर एज वेल, यानी कि क्रॉपिंग के सेक्टर में भी हम APM को कई जगह पे इस्तेमाल करते हैं। खैर, APM का मतलब क्या था? द वेटेड एवरेज ऑफ इंटरनेशनल प्राइसेस एंड डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसकी एक एवरेज ली जाएगी, इंटरनेशनल प्राइसेस क्या है और घरेलू विनिर्माण करने का क्या खर्चा आ रहा है, इसको हम यहाँ पर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दाम और घरेलू विनिर्माण का जो खर्चा आ रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसकी एक एवरेज निकाल देंगे। उसके बाद एक जो प्राइस आएगा उसको कहा जाएगा APM। इस पर्टिकुलर दाम के ऊपर यहाँ पर तेल या फिर पेट्रोल या फिर डीजल भारत में बेचा जाएगा। 2002 में हमने इस पॉलिसी को यहाँ पे डिसमेंटल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इसको हम ख़त्म करने की बात करने लगे। जब ये इसकी डिसमेंटलिंग शुरू हुई, सो बेसिकली जो हमारे भारत में ऑयल बेचा जा रहा था वो डायरेक्टली लिंक होने लगा किसके ऊपर? इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर, कि हम जो है जैसे जैसे बाहर से खरीदेंगे उसी के अनुसार हम यहाँ पर आपको तेल को बेचेंगे। हम यहाँ पे डोमेस्टिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाले फैक्टर को इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन
यहाँ पर जब डिसमेंटलिंग हो रही थी होते होते बात आ गई 2010 तक और 2014 तक। 2010 में पेट्रोल को डीरेगुलेट किया गया और 2014 को डीजल को डीरेगुलेट किया गया। कहने का मतलब 2010 में जाके जो पेट्रोल के प्राइसेस थे वो लिंक होने लगे इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ और 2014 में जाके डीजल के प्राइसेस लिंक होने लगे इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ। बट उसके बावजूद भी आज आपको लगता होगा कि इंटरनेशनल प्राइस के साथ अगर लिंक होने लगे तो लोकल प्राइस में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होते? वो इसलिए नहीं होते बिकॉज जो आपके पास रिटेल प्राइस आता है 70-80 रुपये, जो भी आपके पास प्राइस आता है वो बेसिकली एक फार्मूला के आधार पे आता है। इंटरनेशनल प्राइस प्लस केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए टैक्सेस, फिर राज्य सरकार के द्वारा लगाए गए टैक्सेस प्लस ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस दी सब्सिडीज़। सो ये पूरा फार्मूला चलता है जिसके अनुसार प्राइसेस को यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। और यहाँ पर भी मान लीजिए कल को, तो ये फार्मूला दोनों केस में वाजिब है। मान लीजिए आज आपका ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उस केस में भी ये फार्मूला काम करेगा। मान लीजिए आपका ऑयल का प्राइस बहुत कम हो गया, उस केस में भी ये फार्मूला काम करेगा। कहने का मतलब एक स्टेबिलिटी मैकेनिज्म है जो कि यहाँ पे भारत सरकार ने लगाया हुआ है। अगर मान लो बढ़ जाता है प्राइस, ठीक है, उस केस में यहाँ पे गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को कम कर देती है और आपको जो प्राइस मिलता है वो लगभग वही 70-75 के आसपास मिलता है। अगर प्राइस बहुत कम हो जाता है तो उस केस में गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्सेस को बढ़ा देती है, ठीक है। सेम हैपन्स टू द सब्सिडीज़ ऑल्सो, जिसके आधार पर यहाँ पे प्राइसेस को डिटरमाइन किया जाता है। सो ये मेन रीज़न है कि डीरेगुलेशन तो हो चुकी है, लेकिन डीरेगुलेशन होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि केवल और केवल इंटरनेशनल प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा। ये और भी कई सारे कारणों के ऊपर निर्भर करता है, जिसकी वजह से जो आपका रिटेल प्राइस है वो मोर और लेस सेम रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। सो ये आपको समझना होगा किस तरीके से यहाँ पे हमारे प्राइसेस डिटरमाइन होते हैं। अगर हम बात करें बेनिफिट्स फॉर इंडिया, जो बेसिकली अगर मान लीजिए कल को आपका प्राइस गिरता है, दुनिया भर में ऑयल का प्राइस गिरता है, तो हमारे लिए बेनिफिट क्या है? देखिए, हम 80% ऑयल को इंपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली हमारे लिए बेनिफिट है, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हो जाएगा। अगर $1 का भी प्राइस गिरता है तो भारत को फ़ायदा पूरे साल में होता है 10,000 करोड़ का, ठीक है। चीपर क्रूड विल हेल्प इन इन्फ्लेशन रिडक्शन, सेविंग्स ऑन फ्यूल में इंक्रीज द कंज्यूमर स्पेंडिंग। अगर फ्यूल पे पैसा बचेगा तो कंज्यूमर लोग बाकी चीज़ों पे स्पेंड करेंगे और सब्सिडीज़ भी कम देनी पड़ेंगी गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से गवर्नमेंट बजट भी यहाँ पर इम्प्रूव हो जाएगा। सो ये सभी बातें हैं। अगर प्राइस गिरता है तो भारत को फ़ायदा होता तो ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं। ये अलग बात है कि कल को वो फ़ायदा कंज्यूमर तक पहुँचता है या नहीं, वो एक सेपरेट डिस्कशन है। खैर, ये डिस्कशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। लास्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ कवर करना चाहता हूँ, दैट इज़ दी टॉपिक ऑफ स्पेशल ड्राइंग राइट्स, SDR की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। SDRs को लेके एक सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द SDRs? SDRs कैन ओनली बी हेल्ड बाय IMF मेंबर्स एंड नॉट बाय इंडिविजुअल्स। इंडियन रुपी इज ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ SDR। सेकेंड स्टेटमेंट तो साफ साफ गलत है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इसको होल्ड करने वाले केवल IMF की मेंबर कंट्रीज हो सकती हैं, इंडिविजुअल्स या फिर व्यक्तियों के द्वारा SDRs को नहीं होल्ड किया जा सकता। सो फर्स्ट इज़ राइट, सेकेंड इज़ रॉन्ग। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब होगा, 1 ओनली। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो SDRs बेसिकली न्यूज़ में था, इस क्यों था यहाँ पर? अ प्रपोजल फॉर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टू इशू एडिशनल 500 बिलियन स्पेशल ड्राइंग राइट्स वॉज ब्लॉक्ड बाय इंडिया एंड द USA। आप देख सकते हैं, इंडिया US ऑपोजिशन फोर्सेज IMF टू चेंज स्ट्रैटेजी ऑन SDR एलोकेशन। इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है समझना। देखिए, बहुत ही सिंपल है ये। RBI भारत का जो सेंट्रल बैंक है, भारत का जो केंद्रीय बैंक है, इसके पास कुछ फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। फॉरेक्स रिजर्व्स बेसिकली होते हैं जिसमें 4 चीज़ें आती हैं, इसके 4 घटक होते हैं। पहला घटक क्या है? पहला घटक आता है, मान लीजिए फॉरेन करेंसी, कि भारत के पास फॉरेन करेंसी कितनी है या फिर US डॉलर हमारे पास कितना है। दूसरे घटक में यहाँ पर आता है गोल्ड, कि भारत के पास सोना कितना है, गोल्ड कितना है। तीसरा घटक यहाँ पे आता है SDR, और चौथा घटक यहाँ पर आता है रिजर्व ट्रांच, ठीक है। ये सब क्या होते हैं आपको जानने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको ये समझना है कि SDR RBI के फॉरेक्स का एक घटक होता है, ठीक है। अब ये SDR RBI के पास आया कहाँ से? SDR RBI को दिया किसने? तो SDR RBI को दिया IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि वर्ल्ड बैंक का ही एक हिस्सा है। अब IMF ने SDR RBI को किस बिना पे दिया? इसको कहा जाता है कोटा। कोटा के आधार पर एलोकेशन यहाँ पे की जाती है।
अब आप सोच रहे होंगे कोटा कैसे कैलकुलेट किया। तो कोटा कैलकुलेट करने के पीछे बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला है। जीडीपी इसमें एक काफ़ी बड़ा रोल निभाती है। जीडीपी के ऊपर बहुत बड़ा डिपेंडेंस रहता है कोटा कैलकुलेशन का, ठीक है। जीडीपी क्या है, कितनी है, उसके अनुसार कोटा कैलकुलेट होता है, लेकिन जीडीपी अकेले के आधार पर नहीं और कई सारी चीज़ों के आधार पर यहाँ पे कोटा कैलकुलेशन की जाती है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, इस जीडीपी के आधार पर जो कोटा की कैलकुलेशन की गई है, उसके आधार पर जो एसडीआर्स को एलोकेट किया गया है, उसके अनुसार भारत स्टैंड करता है नंबर 8 के ऊपर, ठीक है। भारत स्टैंड करता है नंबर 8 के ऊपर। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा एसडीआर, जिसको कि एक्सडीआर भी बोला जाता है, किसके पास है? यूएसए, फिर जापान, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली और फिर इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया नंबर 8 पर आता है, जिसके पास 13,114 मिलियन एसडीआर्स अवेलेबल हैं। इतनी चीज़ आपको समझ आ गई है। अब एक सवाल जिसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया, तो बेसिकली एसडीआर एलोकेशन यहाँ पे क्यों की जाती है और एसडीआर एलोकेशन कैसे की जाती है, ये तो आपने समझ लिया। एसडीआर का प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है? एसडीआर का प्राइस कैलकुलेट होता है डिपेंडिंग ऑन द 5 इंपॉर्टेंट करेंसीज। ये 5 करेंसीज हैं जिनकी वेटेड एवरेज ली जाती है, जिसमें यूएस का डॉलर, यूरो, जापान का येन, चाइना का रेमनिबी और ब्रिटिश का पाउंड इंक्लूड किया गया है। ये बास्केट कैसे बनाई गई है? ये बास्केट इस आधार पे बनाई गई है कि जब आईएमएफ ने देखा दुनिया भर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंसीज कौन सी हैं, उसके आधार पर इस बास्केट को तैयार किया गया है। कल को अगर आईएमएफ को लगता है कि हमें हमारी बास्केट को बदलना है, कि कल को आईएमएफ को लगता है कि जो भारत का आईएनआर है, इंडियन रुपी है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसको भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए, तो आईएमएफ कर सकता है। ये वाली पावर आईएमएफ को दी गई है। हर 5 साल के बाद एसडीआर की बास्केट को रिव्यू किया जाता है, जिसके आधार पर इसको बदलने की पावर आईएमएफ के पास दी गई है, ठीक है। ये आपकी हो गई एसडीआर की कैलकुलेशन। अब एक सवाल बच जाता है कि एसडीआर की जो कैलकुलेशन या फिर जो हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली कंट्रीज़ को दिया क्यों जा रहा है। इसमें अंदाज़ा लगाइए, मान लीजिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रही है किसी कंट्री की, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस किसी कंट्री की चल रही है, जैसे भारत में हुआ था 1990s के आसपास, अर्ली 1990s में हुआ था, 1991 में हुआ था, ठीक है। भारत को चाहिए पैसा, भारत को चाहिए पैसा, तो भारत जाएगा आईएमएफ के पास कि जी हमें पैसा दे दीजिए आप, लेकिन आईएमएफ बोले फिर, और अगर आईएमएफ आपको पैसा दे देगा तो ऑब्वियसली उस पर ब्याज देना पड़ेगा, भारत को बहुत ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। अब इतना पैसा अगर हम आईएमएफ से उठाएंगे तो उसका बहुत ज़्यादा ब्याज हो जाएगा, तो उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो संकट है वो आज तो हम संभाल लेंगे, लेकिन कल को उसका ब्याज उतारते रहेंगे, तो ये प्रॉब्लम आती है। इस केस में क्या होता है, आईएमएफ ये बोलता है कि जो आपके पास एसडीआर्स हैं वो वाले एसडीआर्स आप मुझे दे दो, उसके आधार पर मैं आपको लोन यहाँ पर दे दूँगा, ठीक है। तो ये मेन पर्पस है एसडीआर्स को यहाँ पर बनाने का। अब हमें 3-4 बातें समझ आ गई हैं। एसडीआर्स क्या होता है, कहाँ पे देखने को मिलता है, कौन देता है इसे, किस आधार पर दिया जाता है, कोटा और ये जीडीपी वाली बात मैंने आपको समझाई, ठीक है। और एसडीआर्स देने का मुख्य पर्पस क्या है, कारण क्या है, ये बीओपी वाली बात मैंने आपको समझाई। और एसडीआर्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये भाई आपको मैंने बात समझा दी है। सो बेसिकली इतना ही है। रिसेंटली यहाँ पर आईएमएफ ने कहा कि हम बहुत सारे एसडीआर्स को रिलीज़ कर देते हैं। क्यों रिलीज़ कर देते हैं? क्योंकि दुनिया भर में लॉकडाउन की वजह से इकॉनमी स्लो हो चुकी हैं। हम चाहते हैं दुनिया भर में थोड़ी सी लिक्विडिटी आए, जिसकी वजह से हम स्पेशल ड्राइंग राइट्स को यहाँ पे रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन इंडिया और यूएसए ने इसको ब्लॉक किया था, ठीक है। एसडीआर का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली 1969 में लाया गया था। क्यों लाया गया था? टू सप्लीमेंट द ऑफिशियल रिजर्व्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज। सो वही ऑफिशियल जो हमारे रिजर्व्स हैं उनको सप्लीमेंट करना है। ये देख सकते हैं हमारे रिजर्व्स का पार्ट है, ये 4 चीज़ें आती हैं जिसमें एक पार्ट है एसडीआर। इसको सप्लीमेंट करने के लिए लाया गया था। इसमें क्या क्या करेंसीज हैं, कैसे कैसे रिव्यू होता है, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। आपको ये बता दूं, एसडीआर ना तो करेंसी है ना कोई क्लेम है ऑन दी आईएमएफ इटसेल्फ। कहने का मतलब कल को अगर कोई कंट्री कहे कि जी मेरे पास इतने एसडीआर्स हैं, आपको मुझे ये देना ही पड़ेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये मर्जी है आईएमएफ की, वो एसडीआर के बदले में आपको क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं। ऑब्वियसली एसडीआर के थ्रू इंटरनेशनल लिक्विडिटी को कभी भी ऑगमेंट यानी कि बढ़ाया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो अभी सिचुएशन वैसी आई थी, इसीलिए ये बात की गई थी, लेकिन फाइनली इंडिया और यूएसए ने इसको ब्लॉक किया था। SDRs can only be held by IMF members countries and not by individuals, investment companies और corporations। यानी कि केवल देश जो कि IMF के सदस्य हैं वही SDR को ले सकते हैं और कोई भी SDR को नहीं ले सकता। कल को आप कहें कि मैं SDR को लेना चाहता हूं, तो नहीं, वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। SDR की एलोकेशन क्या होती है आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और SDR एलोकेशन बेसिकली इज अ लो कॉस्ट वे ऑफ एडिंग टू मेंबर्स इंटरनेशनल रिजर्व्स। और यहाँ पे IMF के पास अथॉरिटी है अंडर इट्स AOA
आर्टिकल्स ऑफ अग्रीमेंट के तहत इसके ये शक्ति दी गई है टू क्रिएट अनकंडीशनल लिक्विडिटी थ्रू जनरल एलोकेशंस ऑफ SDRs टू पार्टिसिपेंट इन SDR डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे कोटा वाली बात आपको समझा चुका हूँ, सो इसको लेके भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। IMF को लेके स्टैटिक क्वेश्चन आने की बहुत बड़ी संभावना बनती है, सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और इसके साथ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ फॉर द नेक्स्ट वीडियो।